हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू वर्ल्ड। आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो एक सब्जेक्ट है जो यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में, आरपीएससी में और बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में जो इंक्लूड किया गया है, उसको कैसे अप्रोच करना है। जीएस पेपर 4 जो यूपीएससी का है, जिसको एथिक्स भी बोलते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे कैसे अप्रोच करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो बेसिकली आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को कैसे इजी बनाया जाए और अप्रोचेबल बनाया जाए। ये लेक्चर जो आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बहुत सारे जो सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल सिविल सर्विसेज, सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स रहे हैं, उनके साथ बैठ के ये पॉइंट्स बड़े ही ध्यान से लिखे गए हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझिएगा और इन पे स्टिक करिएगा। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस प्लान पे स्टिक करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स फेच करेगा। तो प्लीज आज के जो ये जो लेक्चर्स है, इसमें जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसे फॉलो करिए। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम फ्यूचर में जो भी लेक्चर्स लेके आए उस वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। हमारा बेसिकली इस चैनल का जो पर्पस है, वो मैं हर ये जो अपना सिविल सर्विसेज का प्रोसीजर है, उसके जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को, जिसका प्रॉपर मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या फिर उसके सिंपल और लूसिड नोट्स नहीं है, मेरी कोशिश है कि उनको आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि कैसे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सिविल सर्विसेज को लेकर। तो इसके थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं कि एथिक्स पेपर कब आया था और इसका रीजन क्या था लाने का। यूपीएससी में एथिक्स का पेपर 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2013 और उसके बाद से आज तक सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में जीएस पेपर 4 में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का एक पेपर होता है। और 2013 के बाद सब्सिक्वेंटली बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पेपर को रेप्लिकेट किया है और उन्होंने भी अपने जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके मेंस के पेपर में इसे इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली ये पेपर जो है, ये आपका एथिकल स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स, आपकी लीडरशिप पे क्या समझ है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्या समझ है ना, और ऐसे और भी बहुत सारे ट्रेट्स जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, एक सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए, वो ये सारे ट्रेट समझने की कोशिश करता है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। पर अगर आप इसे अच्छी स्ट्रेटेजी से तैयार करें तो बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं वो इसमें परफॉर्म नहीं कर पाए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स, आप उसके स्टिक करें। अगला पॉइंट है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये आपको पूरी लाइफ काम आने वाला है। देखिए, सिविल सर्विसेज में होगा नहीं होगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है और आपकी मेहनत ऑब्वियसली। लेकिन अगर हमारा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें जहां भी हम सिविल सर्विसेज में हैं, हमें उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी जा रहे हैं, आप किसी भी जॉब में जा रहे हैं, आपको ये एक जीवन जीने का या एक लाइफ कैसे जी जाती है उसका एक तरीका सिखाता है। फिर उसके बाद है, अगर ये सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो ये आपकी पर्सनालिटी को बदलेगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट को इम्बाइब किया, या आप कह सकते हैं कि इंटरनलाइज किया, अपने अंदर तक इस सब्जेक्ट को पहुंचाया, तो ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करेगा। फिर इस पेपर के थ्रू आपके अंदर ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर वाली क्वालिटीज को जज किया जाता है या इवेलुएट किया जाता है। तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप जब भी इस सब्जेक्ट को अप्रोच करें या कोई भी टॉपिक पढ़े, तो हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचिए। मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस रोल में जाएं। बट आप कोशिश करिए, आप अज्यूम करिएगा आप एक सिविल सर्वेंट हैं, तो आप कैसे एक्ट करेंगे, आप कैसे मासेस के लिए या अपनी जनता के लिए, आप या फिर आपके जो अपनी सोसाइटी में जो सिटीजन्स हैं, जो आपसे सर्विस चाहते हैं, उनके लिए आप कैसे एक्ट करेंगे। तो ये पूरा पेपर जो है, ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी चेक करता है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच अ सिचुएशन वेर इन यू आर अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ
इस पेपर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने कई एस्पिरेंट से इसके बारे में पूछा। ये जो मैं आपको स्टैट्स दे रहा हूँ, ये कई सारे एस्पिरेंट से पूछने के बाद ये स्टैट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो 5 से 6% अपना जो मेंस के लिए जो टोटल टाइम देते हैं वो लोग, उसका 5 से 6% सिर्फ एथिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। और एथिक्स का जो वेटेज है वो है 250 मार्क्स आउट ऑफ 1750 मार्क्स इन यूपीएससी, है ना। और इसी प्रकार का वेटेज इसका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर मध्य प्रदेश या राजस्थान में भी है। ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होगा लेकिन कुछ आसपास होगा, बट मतलब कहने का ये है कि एक हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ बीइंग कि इतना हाई वेटेज का सब्जेक्ट है, हम इसमें जो टाइम डिवोट करते हैं वो बहुत ही मार्जिनल होता है, बहुत कम होता है। तो ये इस सब्जेक्ट के साथ, इस विषय के साथ इनजस्टिस है। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। आप जिससे भी मिलेंगे सब कहेंगे यार एथिक्स तो ठीक है, एथिक्स तो हो जाएगा, एथिक्स बाद में कर लेंगे, ठीक है। बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। दूसरा पॉइंट, ये सब्जेक्ट जो अपने जैसे मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अच्छा स्कोरिंग है। और इसका एक और खास बात क्या है कि ये सब्जेक्ट आपका प्रीलिम्स के बाद भी आप इसे कवर कर सकते हैं, गिवन आपके पास प्रीलिम्स के पहले टाइम नहीं था। देखिए, टाइम हमें निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर आप प्री से पहले की तैयारी इसकी करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन जस्ट किसी कारणवश, लेट से आपके पास टाइम की कमी है या फिर आपको प्रीलिम्स में आपका पैनिक हो गया था या आपको उस समय टाइम नहीं मिल पाया, अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाए, तो ये सब्जेक्ट वेरी मच अप्रोचेबल है। आप उस उतने टाइम फ्रेम में आप ये सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और इस सब्जेक्ट की जो बहुत खास बात है वो ये है कि अभी आप लेट से आपने एथिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि 80% या 85% पेपर तो मैं अप्रोच कर सकता हूं, है ना। मैं उसके आंसर्स लिख सकता हूं, मैं उसमें केस स्टडीज अटेम्प्ट कर सकता हूं। लेकिन यही इस सब्जेक्ट का पिटफॉल है, यही इस सब्जेक्ट का आप कह सकते हैं ट्रैप है। ठीक है। यही यही पे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। हमें जब ये लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो इजी है, तो हम उसमें कंपैरेटिवली कम टाइम देते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट इजी है तो हमें दूसरों से थोड़ा अलग करने की चाहत होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि ये टॉपिक्स तो बड़े इजी हैं तो मुझे सब आता है, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक नहीं ढंग से पढ़ के गए हैं, आप वेरी वेल यू कैन राइट द आंसर, आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपके आंसर में वो क्वालिटी नहीं होगी, आपके पास वो अच्छे एग्जांपल्स नहीं होंगे, आपके पास अच्छी डेफिनेशंस नहीं होगी, आपके पास अच्छे फिलोसफर्स ऑथर्स के नाम नहीं होंगे। दूसरी चीज, आपके पास सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो जब आप कम टाइम में सोचने लगते हैं या डेफिनेशंस अपने से बैठ के बनाते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो उससे आपके आंसर्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, इसको उतना ही वेटेज दीजिए जितना आप बाकी जीएस के पेपर को दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो एथिक्स का पेपर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले स्ट्रक्चर जान लेंगे, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेपर है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। देखिए, बेसिकली आपका कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, बीट यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज, वो दो पार्ट्स में होता है। ठीक है। जैसे यूपीएससी का पेपर जो होता है 250 मार्क्स का होता है, उसमें बाइफरकेशन पार्ट ए पार्ट बी में 125 का हो सकता है, 120 130 का हो सकता है। इसी प्रकार से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 100 का बाइफरकेशन होता है। और डिपेंड्स कि अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज उसे कैसे मतलब पूछ रहे हैं एग्जाम में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बेसिकली दो पार्ट्स में होता है। ठीक है। और अगर दो पार्ट्स एक्सप्लिसिटली भी नहीं बोल रहा है तो आपका जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस दो तरह के होंगे। उनको हमने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया है। तो देखिए, पार्ट ए में जो होगा वो डेफिनेशंस होंगी अलग अलग कंसेप्ट की। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी क्या है, प्रोबिटी क्या है, तटस्थता क्या है ना, और एम्पैथी क्या है, कंपैशन क्या है, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको हर कंसेप्ट की, हर टर्म की एक बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे दो टर्म्स बोलूं कि एथिक्स क्या होते हैं, मोरालिटी क्या होती है,
तो देखिए एक तरह से हम देखें तो एथिक्स और मोरालिटी हम एक साथ एक जैसा ही यूज करते हैं, लेकिन उसमें अंतर है, ठीक है। ऐसे ही हम बोले कि इंटीग्रिटी, तटस्थता क्या है, और आपकी ऑनेस्टी क्या है। देखिए है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो इसीलिए इस पेपर की प्रॉपरली तैयारी करने की जरूरत है और कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर आपने ध्यान से नहीं समझे हैं तो शायद आपका आंसर वो अ, आप इंटीग्रिटी में हो सकता है कि ऑनेस्टी लिख दो, ऑनेस्टी में इंटीग्रिटी लिख दो, तो वो आपको मतलब आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाएंगे उसमें, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ जो कंसेप्ट्स की डेफिनेशन है उसके साथ साथ आपसे एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स तैयार करने हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि ऑनेस्टी, आपने कभी अपने जीवन में ईमानदारी दिखाई है, तो उसका एक उदाहरण दीजिए या उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। हम अगले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्या पूछा जाता है कि आपकी लाइफ के रियल लाइफ एग्जांपल्स, या फिर हो सकता है कि आपसे जनरल कुछ एग्जांपल पूछ लें। देखिए उदाहरण भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तरह का उदाहरण है कि होता है कि आप एग्जांपल से समझाइए। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि आप अपने लाइफ के एग्जांपल से समझाइए या अपने जीवन के एग्जांपल से समझाइए, ठीक है। तो ये पार्ट ए में होता है। जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी में होता है कि केस स्टडीज होती हैं, ठीक है। केस स्टडीज है, रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको रखा जाता है कि आप यहाँ के कलेक्टर हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, या लेट से आप प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टर हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखने के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका रियल लाइफ वर्ल्ड में कैसा बिहेवियर रहने वाला है, या फिर हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू अ रियल लाइफ सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी अप्रोच देखी जाती है। देखिए सवाल जो होंगे या क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें कुछ ब्लैक या व्हाइट में नहीं होता है कि ये आंसर सही है और ये गलत है। इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। आपकी अप्रोच देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपका कोई फ्रेंड चीटिंग कर रहा है और आपने देख लिया। अब आप क्या करोगे? आप इन्विजिलेटर को बता दोगे या फिर नहीं बताओगे, या क्या करोगे? देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर नहीं है। अगर आप अपने दोस्त के बारे में इन्विजिलेटर को बता देते हो तो हो सकता है उसे टर्मिनेट कर दें, रेस्टिकेट कर दें, वो प्रॉब्लम। नहीं बताओगे तो आप अपने सामने चीटिंग होते नहीं देख सकते, बिकॉज यू हैव टू शो ऑनेस्टी। तो आंसर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, इसमें कुछ ग्रे एरिया है कि आप अपने दोस्त को कुछ इशारों से बताओगे या फिर कि चीटिंग मत करो, ऐसे करके। मतलब आप, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं और आपके गांव में, आपके पास में आपके डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां पे आपको पता चला कि वहां पे जो स्कूल में मिड डे मील सर्व होती है वो एक लोअर कास्ट या एक दलित महिला बनाती है। और वो जो गांव में जो हायर कास्ट के बच्चे आते हैं स्कूल, उनके पेरेंट्स ने उनके बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जातिवाद काफी प्रेवेलेंट है, काफी ज्यादा है। तो अभी क्या है कि लोगों ने स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से मना कर दिया है। और दूसरी तरफ क्या है, एक दलित महिला खाना बना रही। तो आप इसमें देखिए आंसर क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है कि आप दलित महिला को वहां से निकाल दोगे कि तुम खाना ना बनाओ, कोई हायर कास्ट महिला को रख लोगे खाना बनाने के लिए। ये आंसर नहीं है। दूसरा, आप दलित महिला को नहीं निकालोगे और उसको खाना बनाने दोगे और बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, तो उससे इनकी एजुकेशन इफेक्ट हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्राइसिस है दोनों सिचुएशंस के बीच में। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इस ये अपने आप में एक, आप देख सकते हैं कि ऐसा आंसर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है कि ये सही है ये गलत है, नहीं। इसमें अप्रोच होती है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ, आप कह सकते हैं कि एज अ लीडर क्या अप्रोच लेते हैं। तो केस स्टडीज में बेसिकली यही यही बोला जाता है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स या रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी डेली लाइफ में बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्या पूछे गए थे यूपीएससी में, पुराने क्वेश्चंस। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं हैप्पीनेस के बारे में पूछा गया आपसे, व्हाट इज हैप्पीनेस, आप कैसे हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अटेन करते हैं। दूसरा पूछा गया है कि
व्हाई इज एथिक्स इंपॉर्टेंट, या एथिक्स को प्रमोट करना क्यों इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तीसरा क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और अकाउंटेबिलिटी आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये नोट से ही है। तो बेसिकली ये सैंपल क्वेश्चंस है। अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ताकि आपके ये सारे एस्पेक्ट्स आपके नोट्स में कवर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉशन देख लेते हैं कि क्या क्या आपको क्या चीजें अपने दिमाग में थ्रू आउट द प्रोसेस रखनी है। पहला है, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। डू नॉट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली, इट इज अ स्कोरिंग येट ट्रिकी सब्जेक्ट। ठीक है, दिस सब्जेक्ट कैन सेल यू थ्रू और इवन ड्रॉन, आपकी नैया पार भी लगा सकता है, आपको डुबा भी सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका एथिक्स की वजह से ही रैंक रुका है। ठीक है, अगर अगला पॉइंट है, अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल मेक योर ओन नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाइए, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। आप बहुत सारे सोर्सेस को रेफर करके उनको उनका एक क्रक्स बना के उनको अपने नोट्स में कंप्रेस करिए। देखिए, नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप, जो डी डे बोला जाता है, जो लास्ट दिन जब आप एग्जाम लिखने वाले होगे, तो आपके पास एक ऐसी कॉपी, एक ऐसे नोट्स का फॉर्मेट होना चाहिए जो आप विद इन 1 डे रिवाइज कर पाओ। अगर आप बहुत अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं तो आप जब फाइनल डे, जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं, तो आप अलग अलग मटेरियल्स में भटकने लगते हैं। फिर इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, तो वो फिर आपके अंदर पैनिक क्रिएट कर देता है और आपकी पूरी कॉन्फिडेंस, पूरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर पॉसिबल है तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, मटेरियल खूब रिफर करिए, लेकिन नोट्स अपने खुद के बना दीजिए, उनको सबको कंप्रेस करके। फिर उसके बाद अगर आप दूसरों के नोट्स रेफर कर रहे हैं या मार्केट से नोट्स रेफर कर रहे हैं, तो उसमें अपने एडिशंस करते जाइए। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या होता है, मार्केट से प्रिंटेड नोट्स ऑलरेडी ले लिया है, तो ठीक है, आप उन्हें पढ़िए। अगर आप अपने खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो उन्हें पढ़िए, लेकिन उसमें पेन से कुछ एडिशंस, एग्जांपल्स, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब इस लेक्चर में देखेंगे कि क्या फॉर्मेट रहेगा हमारे प्रिपरेशन का, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एडिशंस या एड ऑन्स या उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पेन से या पेंसिल से लिखते रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड सजेस्ट कि नए सोर्सेज बार बार या नए नए सोर्सेज एक्सप्लोर करने से अच्छा आप जो आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। ये एकदम सबसे बिगेस्ट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। ये मैंने अपने करियर में या फिर मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से जिनसे बात करी है, सबने यही बताया है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप, इट्स बेटर टू रीड 1 book 4 times रादर देन रीडिंग 4 books 1 time। तो प्लीज उसको रिवाइज करते रहिए रादर देन आप नया मटेरियल एक्सप्लोर करिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगला पॉइंट देखिए, इसमें है कि GS2 और GS3 को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। ये एक फैक्ट है। ठीक है, हम GS2 और GS3 को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो GS4 और GS1 है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये यूपीएससी के लिए और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। हम न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह जाते हैं, करंट अफेयर्स ही पढ़ते रह जाते हैं, उसके चक्कर में हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब आता है, या फिर एथिक्स का पोर्शन है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो देखिए, मार्क्स तो सबके 250-250 हैं या 200-200 हैं सबके, तो आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस मत करिए। अगला है, आंसर राइटिंग रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग आप नहीं करेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप एग्जाम वाले दिन अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाओगे। मेक श्योर करना कि आप आंसर राइटिंग रेगुलरली करो। आप रोज नहीं तो कम से कम 2 दिन 3 दिन पे 2-3 आंसर्स आप लिख लो और उसे किसी से इवेलुएट करवा लो। ठीक है, उसके बाद है, कभी भी इस सब्जेक्ट को लेके ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। ये सब्जेक्ट बहुत आसान दिखता है, बहुत अप्रोचेबल दिखता है, लेकिन कभी इसको लेके ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, हमेशा रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और लास्ट, अब मैं बता रहा हूं, आप पूरे दिल से सब्जेक्ट पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप एज अ बर्डन पढ़ेंगे तो आप ये सब्जेक्ट एंजॉय नहीं करेंगे। आप ऐसा सोच के पढ़िए कि दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू मेक सम वैल्यू एडिशन इन योर लाइफ, आपको कुछ सिखाएगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप हर कंसेप्ट को, हर टर्म को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली जो जो हमारा लेक्चर है उसमें स्ट्रैटेजी, जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, यहां से हमारी स्ट्रैटेजी पार्ट शुरू होता है। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी में पहला पॉइंट देखिए, कीप द सिलेबस हैंडी एंड कीप गोइंग थ्रू द सिलेबस ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको अपने सिलेबस को हैंडी रखना है। हैंडी का मतलब आपको अपने सिलेबस को अपने
जो नोट्स कॉपी है उसके आगे उसका प्रिंट आउट लेके चिपका लीजिए या फिर अपनी स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। सिलेबस आपको बार बार देखना है, और ये सिर्फ एथिक्स के लिए नहीं, ये हर सब्जेक्ट के लिए है। इससे आपको ये होता है कि ये सब्जेक्ट मैंने कर लिया, या फिर कुछ सॉरी ये टॉपिक मैंने कर लिया, या कभी कभी होता है कुछ टॉपिक्स उसमें आपके छूट जाते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और हर टॉपिक को करने के बाद उसमें टिक मार्क लगाते जाइए, और उसी सिलेबस के साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। फिर उसके बाद है पिक वन बाय वन टर्म्स फ्रॉम द सिलेबस। अब फॉर एग्जांपल आप जब सिलेबस उठाओगे अपना यूपीएससी का, यूपीपीएससी का या एमपीपीएससी का, राजस्थान का, तो आप उसमें एक एक टर्म को उठाओ, फिर उस टर्म को उसका पोस्टमार्टम कर डालो पूरा, मतलब जितना उस टर्म के बारे में पढ़ सकते हो आप पढ़ लो। आप किसी के नोट से पढ़ सकते हो, आप बुक से पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब लेक्चर से पढ़ सकते हो, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मेक श्योर करना कि वो टर्म आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो जाए। और एक बार वो टर्म आपके दिमाग में क्लियर हो गया तो आप उसके 2 पेज के या 3 पेज के नोट्स बना लीजिए। देखिए नोट्स बहुत लंबे बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स नोट्स होने चाहिए, ठीक है। आप बुक नहीं लिख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो। नोट्स मतलब ये जो फटाफट आपके रिवीजन हो जाए। नोट्स जितने छोटे होंगे आपको उतना अंदर उसको, मतलब आप कह सकते हैं उसको याद करने में उतनी आसानी होगी। हमेशा याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो आपने लेट से नोट्स बना लिया, अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं उसमें। नोट्स को जब भी आप अपने किसी भी चीज के नोट्स बनाए तो हमेशा इंटेरोगेशंस याद रखा करिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। जब आप ये सारी चीजें याद रखेंगे कि क्वेश्चन के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, तब आपके नोट्स बेस्ट बनेंगे। और याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टॉपिक पे 10 या 15 मार्क्स या मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इसलिए 5 पेज के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक टर्म उठाइए, उसको 2 पेज में उसको उसकी पूरी समरी लिख डालिए, उसके सारे इंटरोगेशंस, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट लिख डालिए। इससे क्या होगा, आपका वो टर्म वहां पे वही का खत्म हो गया। अब आपको उसको कहीं से नहीं पढ़ना, अब आपके वो नोट्स में आ गया है। अब आपको वो 10 बुक्स रेफर करने की कोई जरूरत नहीं। पहले आप 10 बुक्स जितना भी आपको पढ़ना है, मतलब अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखना चाहिए, लेकिन जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, बट उससे फाइनली एक अपने नोट्स में पुटअप कर लीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। आई कैन बेट ऑन दैट, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसके 2-3 रियल लाइफ एग्जांपल्स वहां पे लिखिए अपने नोट्स में। फिर एक एग्जांपल अपनी लाइफ से लिखिए, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल मतलब कहीं पे कोई घटना हुई है उससे रिगार्डिंग वो एग्जांपल आप वहां पे लिखिए। फिर एक एग्जांपल अपनी लाइफ से लिखिए, अगर आपकी लाइफ में वो एग्जांपल नहीं हुआ है तो क्रिएट करिए, ठीक है, रियलिस्टिक एग्जांपल। और तीसरा है कोई हिस्टोरिक इवेंट में क्या वो एग्जांपल हुआ है क्या, उसको लिखिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आप लिखोगे तो आपके टॉपिक पे पकड़ होगी, और जब आप ये एग्जांपल वहां पे लिखोगे तो दिस विल शो कि आपने उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, उस टॉपिक को आप समझते हो, यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। ये आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हो पाए तो किसी पर्सनालिटी, मतलब जैसे मैंने हिस्टोरिक आपको बोला, तो किसी पर्सनालिटी की लाइफ से कुछ हुआ, लेट्स से अब्राहम लिंकन की लाइफ में कुछ हुआ, या मदर टेरेसा ने फॉर एग्जांपल एम्पैथी का सबसे अच्छा एग्जांपल दिया। महात्मा गांधी के लाइफ के एग्जांपल्स, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। और ये एग्जांपल्स आपको जरूरी नहीं कि आप एथिक्स के लिए ही पढ़ो, ये एग्जांपल्स आप बाकी जीएस के सब्जेक्ट से पढ़ के और यहाँ पे ला सकते हो, या फिर यहाँ के जो लिखे हुए एग्जांपल्स हैं वो आप दूसरे टॉप सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि कुछ अगर पॉसिबल हो तो आप कोटेशंस अपने उसी टॉपिक में कुछ कोटेशंस लिखिए। कोटेशन से क्या होगा, आपके आंसर्स को बहुत ब्यूटिफिकेशन मिलता है, वो उसका जो सौंदर्य है काफी हद तक बढ़ जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वायलेंस के बारे में आया तो आप उसमें एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपके आंसर्स को ब्यूटीफाई कर देती है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। और आपको जब आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है, कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसे जब करना शुरू शुरू करोगे तो आप अपने आप आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे उसी तरह उस आंसर्स को या फिर वो जो आपके नोट्स हैं उनको मेंटेन करना शुरू करोगे, ठीक है। अगला है एक छोटा सा, मतलब ये टिप है मेरी तरफ से, हर पेज पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक शीट होती है, पूरी कॉपी होती है, तो उसके नीचे का कुछ पार्ट छोड़ दिया करिए आप लोग, नीचे का या साइड का। इससे क्या फायदा होता है, लेट से फ्यूचर में आपने आज प्रोबिटी या फिर इंटीग्रिटी आपने अपना एथिक्स में पढ़ लिया, कल को आप कोई कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको कोई बहुत अच्छा एग्जांपल मिला इंटीग्रिटी का, किसी सिविल सर्वेंट ने कुछ बहुत अच्छा काम करके दिखाया, तो आप एटलीस्ट अपने नोट्स में वो लिख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हमारे नोट्स फिर थोड़े से मेसी या फिर थोड़े डर्टी दिखने लगते हैं अगर हम उसमें बीच बीच में लिखना शुरू करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि हर पेज में जैसे मार्जिन वाली कॉपी आप लीजिए, या साइड में थोड़ा मार्जिन छोड़ दीजिए, नीचे मार्जिन छोड़ दीजिए,
ये आपको हर हर सब्जेक्ट की नोट मेकिंग में इंपॉर्टेंट है, या ऑप्शनल हो या फिर एथिक्स हो, कहीं भी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, नोट्स को लेके बहुत ग्रीडी मत होइएगा कि मैं बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ के और बहुत अच्छे नोट्स बना लूं। नहीं, आपका काम है क्वेश्चन का आंसर देना, आपका काम उसमें थीसिस लिखना नहीं है, है ना? आपका काम है क्वेश्चन का आंसर देना। तो अगर आप एक कंसेप्ट की समझ हो गई है तो बस ठीक है, बहुत ज्यादा मत करिए, बिकॉज यूपीएससी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का, उत्तर प्रदेश का या फिर राजस्थान का, इनके सिलेबस बहुत वाइड है। अब आप एक ही कंसेप्ट पे पूरा थीसिस कर लेंगे तो बाकी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत दिन मन को शांत बनाइए और एकदम तरीके से सोचिए कि ये बुक है या ये नोट्स है, यही मेरे फाइनल है, अब मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला। जिस दिन आपके नोट्स फाइनल हो गए ना, उस दिन से आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जिसने जिसने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है, आज वो सिविल सर्विसेज में है। आप किसी भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट से पूछ लीजिएगा, सबने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की है। मैं फिर से बोलूंगा, डू नॉट बी ग्रीडी विथ योर मटेरियल या फिर नोट्स। ठीक है, द लेस यू हैव, बेटर यू वुड बी एबल टू रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस। जितना कम आपके पास होगा ना, आप उतने उसको अच्छे तरीके से उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उसको रिकॉल कर पाएंगे, और वहां पे प्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब आप लिख पाओगे वहां। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपको अपने कान हमेशा खुले रखने हैं। पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है, जो जर्नी है, उसके टाइम आपको अपने कान खुले रखने। कान खुले रखने का मेरा क्या मतलब है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसी घटना घटित होती है जो आपके क्वेश्चन में फिट हो सकती है, आपके टॉपिक में फिट हो सकती है, तो वो आप बिल्कुल वहां पे लिखिए, अपने नोट्स में लिखिए। और यही चीजें हैं जो आपको हर क्वेश्चन में आधा मार्क्स, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा फेच कराएंगी। और अगर 15 या 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको 15-20 मार्क्स की बढ़त एक सब्जेक्ट में मिली है। हर सब्जेक्ट में ऐसे बढ़त बनाते बनाते ही लोग टॉपर बनते हैं। तो मेरा, जब मैं बोल रहा हूं कीप योर ईयर्स ओपन फॉर द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एथिक्स, इसका मतलब है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो हम न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ GS 2 और 3 के लिए पढ़ते हैं, जबकि न्यूज़पेपर आपको, न्यूज़पेपर में से इंफॉर्मेशन पिक करनी है, आपको अपने ऑप्शनल के लिए पिक करनी है, आपको एथिक्स के लिए पिक करनी है, आपको ऐसे के लिए पिक करनी है। जिस दिन आप ये काम करने लग गए, या जिस दिन आप इस वे में न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, तो आपका हर क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन होगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कैसे आपको अपने कान खुले रखने, जैसे कोविड 2019 क्राइसिस हुआ, तो उसमें एम्पैथी के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जहां पे लोगों ने माइग्रेंट्स को शरण दी, या उनको खाना दिया, या फिर अपने घर में जगह दी, या अपनी कुछ सैलरी या अपने कुछ सेविंग्स का उन्होंने पोर्शन लगाया समाज के भले के लिए। ठीक है, फिर दूसरा ये एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था केस स्टडी का, कि लोअर कास्ट जो विमेन है वो खाना मिड डे मील बना रही है, और लोगों ने अपने बच्चों को वहां पे स्कूल में भेजने से मना कर दिया है। तो ये एक्चुअल में ये केस हुआ था। ठीक है, बिहार में एक कलेक्टर था, उसने सबसे पहले जाके वहां खुद खाना खाया, डिस्पाइट ऑफ बीइंग कि वो एक हायर कास्ट का कलेक्टर था, उसने उस महिला के हाथ का खाना खाया। तो ये क्या दिखाता है, ये बाकी लोगों में थोड़ा सा आपका हृदय परिवर्तन करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, और इसी पे केस स्टडी पूछ ली। तो इसीलिए अपने कान को खुले रखिए। कोई ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट आपके आसपास हो रहा हो, कोई ऐसी बहुत अच्छी घटना हो रही हो, कोई प्रोग्रेसिव घटना हो रही हो, तो प्लीज उसको अपने नोट्स में लिखिए। ये सिर्फ एथिक्स के लिए नहीं है, ये हर जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट के लिए, आपके ऐसे के लिए। इससे क्या होगा, आप दिखता है कि आपने वाकई में एफर्ट्स डाले हैं। फिर एक देखिए, एक ऐसा एग्जांपल, एक कलेक्टर इन केरला में एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जहां पे जो भूखे और गरीब लोग हैं, वो उनको लोग टोकन्स डोनेट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है, तो वहां से जो लोग हेल्प करना चाहते हैं, वहां से वो टोकन लेते थे, और गरीबों में वो टोकन्स बांट देते थे। अब गरीब के पास वो टोकन है, तो वो जाके उस टोकन को रिडीम कर सकता है उस रेस्टोरेंट में, वहां पे खाना खा सकता है। ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था ये इनिशिएटिव। ठीक है, फिर उसके बाद एक वॉल ऑफ चैरिटी का एग्जांपल दिखता है। मतलब ये मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं कहीं से, ये सब न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। वॉल ऑफ चैरिटी का मतलब क्या है, एक एक सिटी में एक जगह वॉल ऑफ चैरिटी डिक्लेयर कर दी जाएगी, और वहां पे यदि जैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े पुराने हो गए या खराब हो गए, आप ले जाइए उस वॉल ऑफ चैरिटी में डाल दीजिए। वहां पे वो एक जगह होगी, डेजिग्नेटेड प्लेस, आप उस जगह पे वो अपना कपड़ा डाल दीजिए, और जिसको जरूरत होगी वो वहां से उठा ले जाएगा। वहां पे कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं।
ये क्या है? ये ह्यूमैनिटी या मानवता का एक बहुत ही अच्छा कदम है। यहाँ पे लोगों ने अपने आपस में ट्रस्ट दिखाया है, ठीक है? आपको कपड़े की जरूरत है, आप जाइए वहां से कपड़े उठा लीजिए। यहाँ पे कोई गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि सबके अंदर एक इंसानियत या फिर ह्यूमैनिटी का एलिमेंट होता है। ठीक है? ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेटेजीज है, सॉरी, ये सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है? फिर आप ऐसे एग्जाम्पल्स को ढूंढते रहिए, सूंघते रहिए आपके आसपास कि किसी सिविल सर्वेंट ने कोई बहुत अच्छा काम किया है या कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में डालनी है, ठीक है? इसको आपको फिल्टर करना आना चाहिए। आपको आपके नोट्स ऑर्गेनिक होने चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? वो जो डायनेमिक है, जो चेंज हो रहा है, ऐसे नोट्स होने चाहिए आपके। तो फिर से मैं एक बार आपको लास्ट एक लाइन बोल रहा हूं, डू नॉट बी ग्रीडी। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स मत लिखिएगा, नहीं तो आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी को कैसे डील, यहाँ पे मैंने, मेरा पार्ट बी से मतलब है जो केस स्टडीज आती है, जो केसेस आते हैं, ठीक है? तो पार्ट बी कंप्राइजेस ऑफ केस स्टडीज। इट यूजेस द कांसेप्ट्स यू हैव लर्न इन थ्योरी। मतलब थ्योरी में जो आपने चीजें, ऑनेस्टी, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, अपराइटनेस, ये सब जो सीखी है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपको वहां पे दिखेगा नहीं कि ये इंप्लीमेंट करना है, लेकिन आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में ये सोचते रहना है कि मुझे पार्ट ए की चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। तो अगर आप लेट से कोई अप्रोच अपना रहे हो, तो आपको वहां पे लिख देना है कि मैं इसको इसलिए फॉलो करूंगा बिकॉज इसमें एम्पैथी है, इसमें कंपैशन है, इसमें ऑनेस्टी है। ये सब वर्ड्स आपको यूज करने हैं। तो ये आप, पार्ट बी आपका बहुत अच्छा तब हो पाएगा जब आप पार्ट ए में आपने अच्छे से उसके कंसेप्ट समझे हो। उसके बाद है, while suggesting a step or decision you can refer to the theory portion। वही जो हमने अभी जस्ट बात करी। Do remember to read the questions very thoroughly because if you miss a critical piece of information it could be disastrous। बिल्कुल सही बात है। इसमें केस स्टडी में क्या है, बहुत थोड़े से लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको वहां पे कंसंट्रेशन बना के रखना है, आपको बहुत थॉरोली पढ़ना है। बिकॉज इफ यू मिस अ सिंगल पॉइंट, हो सकता है आपकी केस स्टडी पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाए, ठीक है? तो आपको वहां पे पॉइंट्स को बहुत थॉरोली पढ़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको एक चीज करनी, छोटे छोटे उसके जो, लेट से आप केस स्टडी जब पढ़ रहे हो, तो उसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो अपने नोट्स में वहां पे छोटा सा रफ में लिखते जाइए, है ना? तो इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट जो कोर या कार्डिनल पॉइंट्स हैं उनकी समझ बनी रहेगी। लेकिन हाँ, ओवर राइटिंग मत करिए, ठीक है? कि पता चला उसी के नोट्स बनाने लग गए वहां पे, तो वो फिर आपका टाइम किल करेगा, है ना? तो थोड़ा सा आपको इसमें क्विक होना है। ये आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? ये आप मॉक मॉक ये आपके जो मॉक पेपर्स आप लिखते हैं, जो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं, उसमें इसकी प्रैक्टिस करिए। जो की पॉइंट्स है उसको फटाक से लिख लीजिए एक लाइन में, ठीक है? और वो नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट अंडरलाइन करते चलिए जो की पॉइंट्स, जिस जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ऑलवेज आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स इन द केस स्टडी, ठीक है? केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स मतलब भागीदार, मतलब वो लोग जिनके अराउंड क्वेश्चन घूमेगा। जैसे मैंने आपको वो दलित मिड डे मील वाला जो केस स्टडी बताई थी, उसमें आपको स्टेक होल्डर्स पहचानने। कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं? वो महिला है, स्कूल का प्रशासन है, वहां के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो स्टेक होल्डर हैं, बच्चे स्टेक होल्डर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर वो है जो उस ओवरऑल सिचुएशन से प्रभावित हो रहे हैं। आप इसका अभ्यास करिए, इसकी आदत डालिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, ठीक है? स्टेक होल्डर्स पहचान लेने से आपकी केस सॉल्विंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है? बिकॉज आपको पता है कि हर हर केस स्टडी में अगर आपने स्टेक होल्डर्स को पहचान लिया, तो अब आपकी केस स्टडी क्या होगी, उन्हीं स्टेक होल्डर्स के आसपास घूमेगी कि किसके हित में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अपने केस स्टडी में आंसर्स को छोटे रखिए, टू द पॉइंट आंसर करिए, नहीं तो क्या होगा, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि पेपर आपको पता है बहुत लेंदी होता है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वहां पे। अगर आप बहुत इलेबोरेटली लिखने लगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। जैसे हमारी टेंडेंसी होती है, हम इनिशियली बहुत लंबे आंसर्स लिखते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, आपका पेपर छूटने लगेगा, ठीक है? हमेशा, अगला पॉइंट जो है, हमेशा अपने आंसर्स को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सोचिए, एज सिविल सर्वेंट सोचिए कि आप कलेक्टर बनोगे तो आपका लार्जर गुड में क्या स्टेप होगा। अपने आंसर को बहुत नैरो मत रखिए, छोटा मत रखिए। एज ए कलेक्टर बड़ा होलिस्टिक एंगल लीजिए कि मैं कलेक्टर हूंगा तो मैं प्रोग्रेसिवली सोचूंगा, मैं हमेशा एक पॉजिटिव साइड में सोचूंगा। तो हमेशा अपनी सोच को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रखिए। और ये आपकी पूरी यूपीएससी या फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए भी आप पढ़ रहे हैं, पूरी जर्नी के दौरान, पूरी जो आपकी तैयारी की जो पूरी प्रक्रिया है, उसके दौरान आपको ऐसे ही सोचना है। आपके अपने अंदर वो चेंज लाने हैं। जब आप वो चेंज अपने अंदर लेके आओगे तो आपके पढ़ने के प्रति
या फिर आपकी प्रिपरेशन के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है या आपका जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ेगा, ठीक है। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप अपने केस स्टडी में, तो हमेशा जो डिसीजन होना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब ऐसा डिसीजन जो सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के किया जाए। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करिए, उन्हें पहचानिए किसका किसका हित या अनहित इस डिसीजन में होगा या इस केस में दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा, जब आप डिसीजन लोगे तो आपको देखना है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों का, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम भला कर पाए, अपने आंसर में हम सबके लिए लिखेंगे, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इंक्लूसिव अप्रोच। और डेमोक्रेटिक भी रखनी है। डेमोक्रेटिक का मतलब है जितने ज्यादा लोगों से आप सलाह मशवरा या उनकी राय ले पाओ या सजेशंस ले पाओ उतना अच्छा है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम अगर अपने 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 को एडमिनिस्ट्रेटर समझ के बाकी सबको इग्नोर करने लगे तो हमारे डिसीजन हमेशा सही नहीं हो सकते। हमें कभी कभी हो सकता है बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे डायमेंशन हम ना देख पाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए वो इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक होनी चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। उसके बाद देखते हैं, हमेशा आपको केस स्टडी में जो सॉल्यूशंस अपने देने हैं, मतलब आपको जो फाइनली अपना एक स्टैंड लेना है या फाइनली आपको जो एक उसका हल या फिर आप कह सकते हैं जो सुझाव देना या रिकमेंडेशंस देनी है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए कि आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपके अंदर, या फिर आप कह सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट आपके वो ट्रेड्स दिखने चाहिए उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई, अगर जैसे एलजीबीटी जो हमारे लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल लोगों के लिए जो लॉ आया है, उसके प्रति आप बोलेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेट्स से आप कहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और कुछ लोग उसका अपोज कर रहे हैं, तो आपको उसमें सोल्यूशन ऐसा देना है कि वो प्रोग्रेसिव रहे, मतलब इन ऑल इंक्लूसिव रहे। आपको किसी का क्लेम एज सच रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और जो सिविल सर्वेंट होता है वो एक एग्जीक्यूटिव होता है, तो एग्जीक्यूटिव का काम है कि उस चीजों को एग्जीक्यूट करना विद फुल हार्टेड अटेम्प्ट, और फुल हार्टेडली उसको जब वो इम्प्लीमेंट करेगा चीजों को, तो उसमें एक प्रोग्रेसिव कैरेक्टर दिखना चाहिए। एलजीबीटी के राइट्स जो है वो वेरी वेल बहुत सारे कंट्रीज में प्रैक्टिस हो रहा है, तो हमें कोई विरोध कर रहा है या फिर किसी की थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच है उससे हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें अपने सोल्यूशन को प्रोग्रेसिव रखना है। लेकिन हाँ, इतना भी प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक है। धीरे धीरे चेंजेस धीरे धीरे आने चाहिए, लेकिन हाँ प्रोग्रेसिव होने चाहिए। हमारा जो जो ग्राफ है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने अभी हाल फिलहाल में चैनल शुरू किया है और मैं एथिक्स और बाकी बहुत सारे पोर्शंस लेके आऊंगा आपके साथ, एंड आई ट्राई टू टीच वेरी जेन्युइनली। और आपको लेट से कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आपको और जानना है इस सब्जेक्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के बारे में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आई टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है कमेंट में, मैं आप अपना मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और प्लीज पढ़ते रहिए, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, ये बहुत ही रिफाइंड स्ट्रेटेजी है, बहुत लोगों से कंसल्टेशन के बाद किया गया है। अगर आपको कुछ स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस लग रहे हैं या आप कोई दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए तो यू कैन वेरी वेल राइट देयर, यू कैन, आई शेयर माय मेल आईडी और आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो जो तैयारी कर रहा है, आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज जर्नी। बहुत ही मजेदार जर्नी, एंजॉय करते हुए पढ़िए, आप सबको सफलता मिलेगी। पर हाँ, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, ठीक है। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।